Hey guys, what's up? I hope you're doing good. My name is Yash Mohammed and welcome back to the video guys. So भाई यार जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जापान में जॉब्स कैसे ढूंढने की, हाउ टू फाइंड अ फुल टाइम जॉब इन जापान. सो आज यार संडे का दिन था, आज जॉब की भी छुट्टी थी, मैं कहीं बाहर भी नहीं गया, मैं थका हुआ था पूरा दिन. सोया तुम्हारा भाई कल रात से सुबह तक सो रहा हूँ. मतलब कल रात को शाम को सोया था 5 बजे, फिर उठा 10 बजे, खाना वाना खाया, थोड़ा घर बर्तन वर्तन धोए, फिर वापसी तुम्हारा भाई सो गया. फिर मैं सोया 1-1:30 बजे 2 बजे मूवी देख रहा था कोई. फिर सुबह उठा तुम्हारा भाई 12 बजे. पूरी भाई ये छुट्टी सोने में निकाली, कहीं बाहर नहीं गया. मैं थका हुआ था भाई, मेरे फेस से भी लग रहा हूँ मैं काफ़ी टायर्ड हूँ. मेरी आंखों में अभी भी मतलब सोने के बाद भी थोड़ा सा वो हो रहा है कि थोड़ा और नींद ले लूँ, थोड़ा और लेटा रहूँ. थोड़ा सा वही ना, पूरे मंडे टू फ्राइडे काम रहता है, थोड़ा सा ओवर टाइम भी रहता है. तो जापान की लाइफ ऐसी है भाई, मेहनत है, काम बहुत है. तो इसलिए आओ तो सोच समझ के आना भैया, यहाँ पे ये वो वाला रोड है, आने का रास्ता है, वापसी जाने का नहीं है. तो इसलिए ना आओ तो अपना माइंड मेकअप करके आना है कि भाई 1 वे रोड है, एक बार आ गया तो वापसी नहीं जा सकते. यहाँ से आप जा सकते हो, पर वही वाली बात है, जब आप आए हो तो फिर अपना मन पक्का करके आओ कि भाई जो भी जैसी भी सिचुएशन होगी हम यहाँ पे मेहनत करेंगे ना. आप आए हो तो फिर यहाँ पे उस माइंड में का पैसा करके आओ अपना कि आपको पता है भाई यहाँ पे मेहनत है, हार्ड वर्क है, चाहे काम हो, मतलब चाहे बारिश हो, कुछ भी हो. जैसे बारिश हो जाती है कभी कभी ना, आजकल क्या है वेदर, एक तो इतना मैं गाली बकने का मन कर रहा है वेदर को. भाई अभी अच्छा हो रहा है, सुबह एकदम बारिश, आंधी बारिश, पता नहीं क्या हो गया एकदम भाई. इतने ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं इसको, लड़कियों से ज्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं भाई इसको, सही में यहाँ के वेदर को. तो भाई क्या हुआ, सुबह मतलब बारिश होती फिर भी जाना पड़ता है. तो ऐसी भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी जब आए तो, है ना. अब पहले स्ट्रीट लाइफ में थी, वर्क लाइफ में बस थोड़ा सा ये पहले से बेटर हो गए, रिसोर्सेज काफ़ी खुल गए हैं अब. तो वही वाली बात है, काफ़ी सही है अब. ठीक है, ब्लेस्ड, ठीक है भाई, अप्रिशिएट करना चाहिए हर टाइम को ना. तो वही कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो आज आपको बताऊंगा जापान में जॉब्स कैसे ढूंढने, और मतलब कैसे आप जॉब ढूंढ सकते हैं अच्छे तरीके, और जो थोड़े गोलमाल करके भी होते हैं सारे बता दूंगा, है ना. ताकि आपकी भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि जो दिखाते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है. मतलब जो लोग बताते हैं कि मतलब जो बहुत लोग होते हैं जो थोड़े गोलमाल करते हैं, वो भी आपको बताऊंगा क्या क्या करते हैं. तो पहले बात करते हैं, सपोज जैसे मेरे भाई कुछ जो लैंग्वेज स्कूल वाले हैं ना, तो अपने लैंग्वेज स्कूल अभी करा है. तो आजकल पता है क्या हो रहा है लैंग्वेज स्कूल्स में, जैसे हमारे टाइम भी होता है कि सपोज आपके पास मतलब एक मान लेते हैं N4 है, ठीक है. तो N4 पे हमारा जो स्कूल था, जो मेरी वीडियोस में आपने देखा हो कौन सा स्कूल है मेरा, तो हमारा जो स्कूल था उसमें क्या था कि जैसे ना किसी को रेस्टोरेंट्स में जैसे वेटर हो गया, रेस्टोरेंट्स में जैसे शेफ हो गया, सर्व करना हो गया, वेटर जो हो गया ना, और किचन स्टाफ हो गया. तो उनमें या ऐसे मतलब जो अपने मतलब ये वाले जॉब्स होती हैं अपनी, है ना, इस टाइप की जॉब्स होती हैं, इसमें अगर किसी को करना हो तो हमारे स्कूल वाले भी मतलब शो का ही करवा रहे थे, इंट्रोड्यूस करवा रहे थे. किसी को करना हो, कुछ एक एग्जाम होता है, वो पेपर पास करना पड़ता है, और कुछ एक इंटरव्यू छोटा मोटा होता है, वो देना पड़ता है. ये ना ज़्यादातर वही बंदे करते हैं जैसे इनको वीज़ा की नीड हो, जैसे जिनका वीज़ा खत्म होने वाला है, उनको जॉब नहीं मिल रही, उन्होंने काफ़ी हाथ पैर मार लिए पर उनको जॉब मिल ही नहीं रही, उन्होंने बहुत कोशिश करी है. तो वो क्या करेगा कि भाई स्टे करना है, यहाँ पे रुकना है, तो वो इन सब चीज़ों में जाएगा कि भाई मुझे यही मिल जाए, वेटर का काम मिल जाए, मैं कर लूँगा, पर मुझे वीज़ा मिल जाए 1 साल का 3 साल का. तो ये चक्कर होता है, ज़्यादातर ये बंदे करते हैं ना. हमारे स्कूल में भी ये सब चल रहा था कि भाई शोकाई वगैरह करवा रहे थे, इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, पर मैंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है सब करने में, मतलब इस लाइन में जाने का, इस सब काम के अंदर. तो इसलिए मैंने करा नहीं है सब. कुछ मेरे जान पहचान में थे जो कर रहे थे अपने मतलब क्लास के जो बच्चे थे, उन्होंने करा, पर मैंने ऐसा सुना नहीं कि किसी का हुआ. पता नहीं यार क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ था, पर आजकल ऐसा भी हो रहा. तो मैंने कहा आपको बता दूं कि भाई ऐसे भी ऑप्शंस हैं कि जैसे आप लैंग्वेज स्कूल में, तो पार्ट टाइम में तो लैंग्वेज स्कूल काफ़ी हेल्प करवा देता है, तो फुल टाइम में भी आजकल लैंग्वेज स्कूल वाले आगे आ रहे हैं. तो एक अच्छी बात है कि आपको वीज़ा दिलवा रहे हो, मतलब काम करवा रहे हैं. जैसे आपके पास अगर आप खुद नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपके पास लेवल नहीं है, आपके पास उतनी स्किल्स नहीं है जापानीज की, तो आप खुद नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आपको स्कूल वाले काफ़ी हेल्प आउट कर देंगे. तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करूँ, जैसे अगर आपके पास लैंग्वेज स्किल नहीं है तो आप उतनी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी IT फील्ड में, सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर. तो आपको नहीं मिलेगी वो, क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है, या तो आपके पास कोई स्पेसिफिक ग्रेजुएशन उसके अंदर या कुछ हो तो आपको मिल जाएगी जॉब. पर अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है तो आपको थोड़ी सा टफ होगा, है ना, अच्छी जॉब ढूंढने में. तो आपको फिर ना ये वाली जॉब्स मिलेंगी, डिलीवरी मैन हो गया, और ये अपना वेटर हो गया, और थोड़ा सोजी वगैरह क्लीनिंग में जो होती है हमारी, वो टाइप की जॉब्स मिलेंगी आपको. और कॉम्बनी में हो गई रेजी वगैरह करना, बिल काटना, जैसे मैंने पार्ट टाइम में जो करी है. पर वो देखो मेरी एक आपको ना पर्सनल एडवाइस रहेगी, चाहे आप कैसे भी मान लो उसको, एज अ फ्रेंड मान लो, कि ना आप अगर देखो अपनी कंट्री छोड़ के आ रहे हैं, तो आप आ रहे हैं तो एक अच्छी मेहनत करिए यहाँ पे ना, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करिए, अच्छी मेहनत करिए, खाली पैसे के पीछे मत भागना स्टूडेंट लाइफ में. जो मेरे
मतलब जिनको मैं मतलब स्कूल में मतलब और भी जैसे देखते रहते हैं और बच्चों को, तो ऐसे मैंने बहुतों को देखा है, वो उन्होंने क्या करा, स्टूडेंट लाइफ में 60-60 घंटे 70-70 घंटे बाय तो मारी हैं। तो अब उन्हें फुल टाइम जॉब नहीं मिल पा रही है, मैंने सुना कहीं से, मतलब अब उन्हें शायद नहीं मिल पा रही है फुल टाइम जॉब्स। तो वो मतलब फुल टाइम जॉब मिल रही है, पर क्या मिल रही है, कंपनी में मिल रही है, जैसे वेटर वगैरह की मिल रही है, तो वो भी काम कोई बुरा नहीं होता। पर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इतना पैसा लगा के भेज रहे हैं, आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट करा जा रहा है, या तो ऊपर इंटरेस्ट हो रहा है कि भाई मैं काम सीखूंगा, उसके बाद मैं अपना बिजनेस कर लूंगा, अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ वो काम। पेरेंट्स को तब आपके पेरेंट्स भी समझेंगे कि भाई बंदा एक्सपीरियंस ले रहा है, उसको काम सीखना है, तो उसको काम सीखने रहते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, चाहे वो वेटर ही कर चाहे मैनेजर ही कर रहा है ना। पर अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर 10-15 लाख रुपए लगा रहे हैं और आप उसके बाद भी मतलब दूसरी कंट्री में आके कंपनी में रेजी कर रहे हैं, या वेटर कर रहे हैं, कहीं सर्व कर रहे हैं, स्वीपिंग में कर रहे हैं, एज अ स्वीपर कहीं काम कर रहे हैं, ऐसा कहीं क्लीनर काम कर रहे हैं, कहीं क्लीनिंग में लगे हुए हैं, टॉयलेट वगैरह साफ कर रहे हैं, तो काम वही बुरा नहीं, काम कोई बुरा नहीं होता, मैं काम को नहीं कर रहा, पर मैं एक बात कर रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स ने इतना इन्वेस्ट करा, तो आपको मेरे हिसाब से एक अच्छी प्रोफाइल पे जॉब करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स की भी आपसे एक्सपेक्टेशन, चाहे आप बताओगे नहीं, कभी वो आपसे मिलने आए, कभी आप सच पर चल गया, तो वो थोड़ा सा ऐसे कई लोग करते हैं कि बताते नहीं, तो वो ना थोड़ा सा हो जाता है। इसलिए मैं स्टूडेंट लाइफ में भी कहता था कि भाई पार्ट टाइम पे कम फोकस करो, अपने जॉब पे ज्यादा फोकस करो, ताकि आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड हो, जो आपके मतलब लव्ड वंस है, सबको आपके ऊपर प्राउड हो कि भाई आपने बहुत मेहनत करी स्टूडेंट लाइफ में। तो इसलिए मैंने भी कभी कोई मतलब जो हैंड कैश वाली बात होती है, अब मैं क्लियर बात करता हूँ, बंदे क्या करते हैं, पार्ट टाइम करी और 28 घंटे मारे और 20 घंटे कहीं से मारे, 1 लाख सैलरी बनती है, वो 1 लाख की जगह वो कमा रहे हैं 1.5 लाख, 1,80,000, तो वो सैलरी ले रहे हैं ज्यादा। अब क्या, उस टाइम तो मजा आ रहा है, पैसा आ रहा है भाई, शॉपिंग कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं बंदियों पे, या घूम रहे हैं, नाइट आउट मार रहे हैं, है ना, गाड़ियां निकल रही हैं। तो पर क्या होता है, वो आपको परेशान करेंगे बाद में, क्यों? क्योंकि बाद में आपको जॉब नहीं मिलेगी। और ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में ना सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि भाई कंपनी में काम करता है बंदा, मेहनती है बंदा, भाई ये काम कर रहा है, स्टूडेंट यार, अच्छी बात है। पर जब आप स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकलोगे ना, ये बड़ा कड़वा सच है, आप किसी को बताओगे ना, चाहे आप जैपनीज को ही बताओ, बोलने की बात होती है कि भाई नहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कुछ नहीं, पर पता है एक वहां पे आईटी फील्ड का बंदा, सेल्स का बंदा है, मार्केटिंग का बंदा खड़ा होगा ना, तो वहां का लेवल अलग हो जाएगा, और जो एक कंपनी का बंदा ना, वो थोड़ा सा हो जाएगा। मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ कि किसी कोई इससे मतलब मैं कि ये डिफरेंशिएट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं अपना मन का नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने बाहर देखा है कि ऐसे होता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप भी स्टूडेंट लाइफ में आ रहे हैं तो मेहनत करिएगा अपने जापानीज के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, ताकि आप भी एक अच्छी जॉब ले सकें, है ना, कि अभी अपने पेरेंट्स को प्राउड, आप भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकें। तो जैसे स्टूडेंट लाइफ में आपको बताया कि स्कूल में जो आते हैं कि भाई आपको वो हेल्प कर देंगे कि भाई जॉब ले ले तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, और मे भी हर स्कूल में ना होता हो, शायद आपके में होता, तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। यूनिवर्सिटी वालों को बहुत एडवांटेज होता है, क्योंकि उनकी डिग्री काफ़ी अच्छी होती है, तो उनको ना जॉब मतलब उतना सफ़र नहीं करना पड़ता, इतना लैंग्वेज स्कूल वाले बंदे को करना पड़ता है। और हाँ, सबसे पहले कुछ बंदे मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, कमेंट सेक्शन में भी, कि भाई हम 12th पास कर रहे हैं, अभी हम 11th पास कर रहे हैं, या हम 12th कर रहे हैं, तो हम 12th के बाद जॉब मिल जाएगी। भाई देखो, मैं सीधी सीधी बात बोलूँ, जापान आपको बिना ग्रेजुएशन के वेटर की नौकरी छोड़ो, वो टॉयलेट साफ करने वाले की नौकरी भी नहीं देगा। यहाँ पे वो एज अ फॉरनर आपको वीज़ा लेने के लिए, फुल टाइम जॉब के लिए ग्रेजुएशन दिखानी पड़ती है। ये मैंने इमिग्रेशन में पूछा था, मुझे इमिग्रेशन ने साफ साफ बोल दिया था कि अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो कोई जॉब नहीं कर सकते आप एज अ फॉरनर, आपको ग्रेजुएशन अपनी कंट्री से ग्रेजुएट हो, चाहे चाहे हमारी कंट्री से ग्रेजुएट हो, आपको ग्रेजुएशन का पन्ना दिखाना पड़ेगा आपको जॉब के लिए, ठीक है, वीज़ा में अप्लाई करने के लिए। आप मान लो करते हो, रिजेक्शन आ गई, तो पता है कि एक बार रिजेक्शन आ गई तो अगली बार जब अप्लाई करोगे ना, तो वो देखता है यार बंदा ये पहले रिजेक्ट हुआ, इसके पेपर और ज़्यादा बारीकी से देखे जाएंगे। तो ऐसा काम मत करो कि आपके पेपर रिजेक्शन में आए, इसलिए इतनी जल्दीबाजी मत करो। सबको टाइम लगता है सेटल होने में, अच्छे से हासिल करने में, सबको टाइम लगता है अच्छी चीज़ें होने में, है ना। तो इसलिए पहले अगर आप इंडिया में हैं तो आप 12th के बाद अगर आपको कॉलेज करना है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पे आइए, ग्रेजुएशन करिए, अपनी डिग्री लीजिए, या पहले लैंग्वेज स्कूल पढ़िए, फिर कॉलेज के 6 साल का कोर्स बनेगा, 2 साल का नहीं होगा, हो गया जापानीज स्कूल, और 4 साल की कॉलेज की डिग्री होगी, तो 6 साल आपको अपनी एजुकेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। और उसमें भी आपको डॉक्टर बनना, वकील बनना, पायलट बनना, तो आप और बढ़ा दीजिए, तो आपकी एजुकेशन 8-9 साल की हो जाएगी, है ना। सपोज आपको कुछ स्पेशल करना है, आपने यूनिवर्सिटी करी, फिर आप दयाको इनमें जाएंगे, जो ग्रेजुएट स्कूल होते हैं, उसके बाद उसमें जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो उसमें आपकी लंबा पीरियड हो जाएगा। मतलब आप 27-28 में आपको जॉब मिलेगी जो आप चाहते हैं, आपकी ड्रीम जॉब एज अ पायलट वायलट जो भी आपको बनना है, कि इन स्पेशल फील्ड्स में आना है, तो आपको इतना टाइम तो मेरे हिसाब से लग ही जाएगा। चाहे लैंग्वेज स्कूल हो, चाहे कॉलेज की डिग्री हो, टीचर से अपनी बातचीत बना के रखो, ताकि वो आपको हेल्प करेंगे। कल को आपको रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम भी आप ऐसा बनाओ, क्या होता है अगर आपने रिज्यूम भी बेकार बनाया ना,
तो वो आपको मतलब इंटरव्यू तो बात की बात है, आपको इंटरव्यू तक पहुंचने नहीं देंगे, आपको पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए सीवी भी काफ़ी प्रॉपर अच्छा सा बनाओ जापानीज़ में। जैसे अपने टीचर्स से पूछ के, अपने जो जापानीज़ दोस्त है, लड़के लड़कियां, गर्लफ्रेंड हो आपकी, कोई बॉयफ्रेंड हो आपका, उससे हेल्प लो, वो आपको बताएगा। आपका फ्रेंड सर्कल, दोस्त यारी रखो अपनी जापानीज सर्कल में, ताकि आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे वो। तो ज़रूर अपना फ्रेंड सर्कल बनाना, आपकी बहुत काम आएगा वो, तो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, है ना। तो आपके सीवी में दम होगा तो आप इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे, वरना इंटरव्यू तक भी आप मुश्किल ही पहुंचो, वरना इंटरव्यू तक भी बंदा मुश्किल ही पहुंच पाता है। और इंटरव्यू के बाद क्या होता है, जैसे अब मैंने बात बता दी दायको इन मतलब दायको यूनिवर्सिटी वाले को और लैंग्वेज स्कूल वालों को, ये लोग ऐसे कर सकते हैं। अब मैं बताऊं कि कुछ कुछ साइट्स हैं, गाजिन पॉट, योलो जापान और इंडीड जैसे कहते हैं हम, लिंक्डइन हो गया। लिंक्डइन तो इतना ही चलता है जापान में, पर इंडीड बहुत चलता है। और अपना गाजिन पॉट, दाई जॉब, ऐसे करके बहुत सारी साइट्स हैं, वर्क इन जापान, ये सब से आप बहुत इजीली जॉब्स ले सकते हैं अगर आपके पास कोई मतलब N2 का लेवल है, और आप मिल जाएगी आपको जॉब, इतना सफ़र नहीं करना पड़ेगा। अप्लाई करिए वहाँ से, आप कौन सी सिटी में, या आप रिलोकेट कर सकते हैं दूसरी सिटी में, तो अलग अलग सिटीज़ में जाके इंटरव्यू दीजिए। ऐसे भी करते हैं लोग। मैं भी नागोया गया था इंटरव्यू देने, आपने व्लॉग में देखा होगा। मैं क्योतो में रहता, पर मैं शिनकानसेन से नागोया गया था अपनी जेब से पैसा लगा के। तो ऐसे करना पड़ता है भाई। और अगर आपको जॉब लेनी है जापान के अंदर, क्योंकि जापान में जॉब लेना इतना आसान नहीं है, जॉब्स हैं, पर पता है क्या है, मैं आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, जॉब्स हैं पर उनको लेना मुश्किल है ना। उनके लिए मतलब जॉब्स तो बहुत है जापान के अंदर, क्योंकि इतनी जनता नहीं, इतनी यहाँ पे जॉब बहुत निकली हुई, जनता कम है ना यहाँ पे, पर उनको लेना थोड़ा टफ है, इंटरव्यू क्लियर करने थोड़े टफ है। आप ऐसा रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहाँ का इंटरव्यू आप क्लियर कर सकते हो, वहाँ इतनी ना रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आपको मतलब, वहाँ इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आपको मतलब थोड़ा सा टफ लगे। और जैसे आप ये क्लीनिंग वगैरह में जा रहे हैं, वहाँ भी फैक्ट्रीज में करनी है आपको, वहाँ भी इतना नहीं होगा। पर अगर आपको एक प्रॉपर जापानीज कंपनी में आना है, आईटी में जाना है, सेल्स में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, डिजिटल वर्ल्ड में जाना है, जापान की डिजिटल फील्ड में जाना है, एडवर्टाइजिंग में जाना है, अगर आपको इन सब में जाना है, जर्नलिज्म में जाना है, तो फिर आपको भाई अच्छे से दिन रात एक करना पड़ेगा अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए। मैंने भी भाई अपने इंटरव्यू के लिए कम से कम 1 महीने से पहले तैयारी करनी स्टार्ट की थी। तो काफ़ी भाई आपको भी इंटरव्यू के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हुए थे 3 राउंड। पहला हुआ था भाई लैपटॉप पे, फिर उन्होंने मुझे 2 बार मेरा लैपटॉप पे हुआ था, तीसरी बार उन्होंने मुझे फुकुओका बुलाया था कि भाई आओ एक बार, को कंपनी ने अपने पैसे बुलाया था मुझे। तो भाई अगर आप इतने मतलब, तो 3 राउंड हुए थे मेरे, वरना ज़्यादातर 2-3 राउंड ही होते हैं, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। जैसे कंपनी 2 राउंड लिया, आपको कंपनी को लग रहा है ये एक और ले लेते हैं, तो वो एक और राउंड ले लेगी आपका कि। और भाई उसके बाद भी ऐसे ऐसे होती हैं, और ऐसे ऐसे बात होती है। और जैसे मैं आपको बताऊं, ये साइट्स का तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या है, हेलो टॉक यहाँ पे करके एक एजेंसी है, आप उसमें भी जा सकते हैं, जो आपको जॉब्स दिलवाती हैं। उसमें क्या आप जाओगे, वो फॉरेनर्स के लिए और जापानीज के लिए भी है। आप जाओगे, वो आपके कार्ड सा बनाएगी, वो आप पूछेगी क्या जॉब करनी, कहाँ करनी, क्या लेवल है जापानीज का, तो वो आपको काफ़ी लिस्टिंग दिखा देगी, आपको बताएगी इस दिन इंटरव्यू, उस दिन जाओ वहाँ पे। मैंने भी वहाँ पे दिया था, पर मेरे को ऐसा कुछ फ़ायदा मिला नहीं, पर बहुतों को मिला, बहुतों को नहीं मिला। लक वाली बात होती है उसमें, हेलो टॉक में ना, मेरे हिसाब से। तो वो आप उस वहाँ भी जा सकते हैं। और उसके बाद आपकी हक्केन गायशा, हक्केन गायशा का मतलब होता है जो जॉब दिलवाने वाली, वीज़ा दिलवाने वाली एजेंसीज जो होती हैं, जो ये शोकाई करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो लीगल है जापान में। कि जैसे आप कहीं गए और वो हक्केन गायशा में गए, वो भाई आपसे चार्ज करेगी, जो वो चार्ज उनका होता है 2.5 लाख से 3.5-4 लाख येन। वो डिपेंड करता है आपकी गर्ज पे, मतलब आपकी गर्ज इन द सेंस कि आपकी कितनी उस टाइम, मतलब आपकी कितनी गर्ज है, कि आपका वीज़ा बिल्कुल ही नियर है। वो रेट वेरी करते रहते हैं, अगर आपको बहुत ही नियर में, तो फिर वो आपसे ज़्यादा चार्ज लेंगे भाई, वो देख के बात करते हैं बंदा। पर मैक्स टू मैक्स वो 4 लाख में आपको निपटा देंगे, 4 लाख के अंदर में हो जाता है। वो थोड़ा सा देखते हैं कि भाई अगर इसमें क्या होगा, आपका जितना लेवल हाई होगा ना जापानीज का, उतने आपके पैसे कम लगेंगे, और जितना लेवल लो होगा उतने ही पैसे ज़्यादा, और जॉब लो प्रोफाइल मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं क्योतो में था, तो कुछ बंदों से मैंने सुना था, जो बंद को करनी थी हक्केन गायशा के थ्रू, उनको भाई वो पेंटर की जॉब मिल रही थी, जो दीवार पे पेंट वेंट करते हैं ना बिल्डिंग्स को। 3 लाख दे के वीजा मिल रहा है। वीजा भी नहीं पता 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, किसी को नहीं पता होता। वो इमिग्रेशन के मूड के ऊपर है, एम्बेसी के ऊपर है मूड की, कि वो आपको कितने साल का वीजा देती है। उनको भाई 3 लाख देने के बाद पेंटर की जॉब मिल रही थी, क्योंकि लेवल था N4। और उसके बाद भी, और 3 लाख दिए, उसके बाद वीज़ा की कोई वो नहीं है कि 1 साल का आएगा, वीज़ा आ जाएगा, पर वो नहीं पता कितने साल का आएगा। और यहाँ पे ऐसा भी होता है, कुछ कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो आपको जॉब दिलवाते हैं। मुझे वो नहीं पता वो लीगल है, लीगल आई थिंक वो लीगल है, पता नहीं, आई डोंट नो। बट वो आपको जैसे आपसे लेंगे 25 मान, 30 मान, मतलब 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, वो देखा जाएगा आपके पास। वो भी जब होगा जब आपके पास कॉलेज की डिग्री है इंडिया में ऑलरेडी, है जब, मतलब इंडिया से आप ग्रेजुएट होके आए हो जब,
तो उसमें क्या होगा, वो आपसे पैसे लेगा। और मैंने ऐसे भी सुना है, मतलब मैंने जब क्यों तो में था, तो मैंने ऐसे ही बंदे सुने थे कि उन्होंने पैसे दिया, जॉब नहीं है अभी उनके पास, और मतलब पैसे वैसे का कुछ चक्कर होगा, मैं आपको देखो इतना डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता, पर ऐसा होता है कि भाई, पर मैं तुम्हें एक बात इतना बता दूं कि भाई बंदों ने ऐसे देके भी उनके पास जॉब नहीं है, फिर भी उन्हें वीज़ा मिल गया था। क्यों, अब वो मुझे नहीं पता, वो कुछ वकील वकील के चक्कर होते हैं बीच में, वो सब मुझे नहीं पता कैसे होता है क्या होता है। पर उसके बाद वो बंदे कर रहे हैं कंपनी में काम, इधर काम कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, तो ऐसे भी होता है। तो वो भाई सब पैसे की गेम होती है। मैं इतना डायरेक्ट भी नहीं बोल सकता कि भाई ऐसे ऐसे हो, वो बंदा कर रहा है वो बंदा कर रहा है, किसी का मैं नाम नहीं ले सकता है ना इसमें, ना मुझे इतना, मैं ना किसी को पर्सनली जानता हूँ। तो ये वाली बात है, बस मैंने सुना है तो मैंने आपको बता दी कि भाई ऐसा भी होता है। और ये सच्ची में ऐसा होता है भाई, ऐसा भी होता है जापान के अंदर। और ये जापान के अंदर क्या, आई थिंक हर कंट्री में होता होगा, जब जापान में हो रहा है तो, है ना। तो ये इस चक्कर होता है। और भाई, और ढूंढने का साइट्स मैंने आपको बता दी, ये हक एंड गाइशा का चक्कर मैंने आपको बता दी कि जो जॉब ढूंढवाती हैं। और जैसे आपकी किसी फ्रेंड ने आपको शो पे करवा दिया, जैसे आपके कोई लिंक है यहाँ पे, आपके जैसे फादर इस लाइन में रहे हैं, या आपका कोई अंकल या आंटी जो इसमें करते हैं, आपकी चाचा ताऊ कोई हैं, वो उनकी जान पहचान में कोई है, उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया, ऐसे आपको मिल सकती है। पर उसके लिए भी आपको जापान में क्या है भाई, ये बातचीत को नहीं मानते जब तक बंदा लायक नहीं है उसके। अगर आपको किसी ने इंट्रोड्यूस करवा भी दिया ना, तो जापानी पहले देखेगा कि आपके पास लेवल कौन सा है। ठीक है, इंट्रोड्यूस इतना होगा कि आप इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे। अब इंटरव्यू तो आपको क्रैक करना है ना। इंटरव्यू में जापानी आपकी स्किल देखेगा कि कितनी आपके अंदर जापानी स्किल है, आप कितने लायक हो, आपके अंदर कितना कॉमन सेंस है, कितना सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो सब देखेगा। हाँ, और इंटरव्यू तक बैठने के लिए भी आपको N2 N3 मिनिमम चाहिए। N3 भी यार पता कॉमन हो गया, तो N2 तो यार मिनिमम करो भाई, कंपटीशन बढ़ रहा है पता है। N3 तो हर चलता फिरता बंदा लिए ले घूम रहा है आजकल। तो इस चक्कर से तो इस चक्कर से मैं आप N2 तक करो, फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस काफ़ी खुल जाएंगे। और बस यही है मेरा कि अगर आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, तो भाई उसके लिए आपको N2 लेना ही पड़ेगा, और इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे। और इंटरव्यू में जो पूछेंगे, मैं आपको बता दूं कि पहले आपसे, जैसे आपसे इंटरव्यू हो रहा है, कंपनी आपसे मेल पे बात कर रही है, अब इंटरव्यू की डेट डिसाइड हो रही है, तो भाई उस कंपनी के बारे में पहले पढ़ के रखो कि वो कंपनी कब बनी थी, कब ढूंढी गई थी, किसने ढूंढी थी, और कंपनी का मेन काम क्या है, कंपनी की मतलब कहाँ कहाँ ब्रांच, कहाँ का स्टेन है, स्टेन होता है ब्रांच को, स्टेन कहते हैं ब्रांच को ना। तो ऐसे ऐसे कंपनी के बारे में पढ़ो, ताकि उस कंपनी को लगे भाई अब माजी मतलब सीरियस, उस जॉब के लिए काफ़ी सीरियस हो, तो कंपनी आपके अंदर और इंटरेस्ट दिखाएगी कि भाई बंदा सीरियस है, हमारे बारे में पहले से पढ़ के रखा है, तो इसको जॉब दो भाई। तो ऐसे भी होता है, इसलिए आप कंपनी के बारे में पहले से पढ़ के रखें, और थोड़ा सा डिसिप्लिन में बैठें। कुछ जैपनीज मैनर्स होते हैं, वो उनकी वीडियो आप यूट्यूब पे देख लेना, बहुत बनी हुई हैं, तो उसके ऊपर वीडियोस देखेंगे भाई कैसे जापान में रूम में एंटर करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बैठा जाता है, कैसे बात होती है इंटरव्यू के अंदर, ऐसे ऐसे आपको करना पड़ेगा। और पढ़ के रखना, तो कंपनी को लगेगा आपको इंटरेस्ट है, फिर वो आपके साथ एक मेंदन पर डिस्कशन करेगी, फिर मेंसेत्सु करेगी, ऐसे ऐसे करके बात होती है आगे। मेंसेत्सु होता है इंटरव्यू। तो ऐसे ऐसे कंपनी आपसे बात करती है भाई, और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपका हुआ या नहीं हुआ, और उसमें आपकी कंपनी स्किल देखेगी, आपका बात करने का तरीका देखेगी, आपकी जापानी स्किल देखी जाएंगी। मैंने ऐसे ही बहुत बंदे देखे हैं, एनिमल ये ले घूम रहे हैं और बोल N5 की भी नहीं पा रहे ढंग से वो। तो खाली पन्ने से कुछ नहीं होता कि आप सोचो तुक्के चीटिंग कर क्लियर कर दूंगा, कर दूंगा, वो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि आगे जाके आपको ही दिक्कत होगी। किसी को बताओगे N1 है और N1 की बोल नहीं पा रहे, तो वो बेइज्जती वाली बात होती है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट कम करवाने वाली बात होती है। इसलिए मेहनत करके जितना लेवल अपनी मेहनत से क्लियर करना, वो वाली बात है। और मेरी मान तो भाई अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर जापानीज के ऊपर काफ़ी मेहनत करना, ताकि आपको आगे जॉब अच्छी मिले। वरना पैसे दे के भी आपको वेटर या पेंटर या थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह में करनी पड़ेगी, जो माल उठाते हैं, माल रखते हैं, वो वाली थोड़ी सी। तो ये सब होता है, या आपको होटल में मिल जाएगी। इन सबसे बेटर थोड़ी सी होटल वाली होती है। होटल के अंदर या तो वो जो होता है रूम सर्विस वाले हो गई, या तो वो मिल जाएगी, या रिसेप्शन पे मिल जाएगी, होटल के फ्रंट डेस्क पे मिल जाएगी। वो भी अच्छी जॉब है फ्रंट डेस्क की, है ना। होटल के फ्रंट डेस्क की भी अच्छी, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर, तो इसलिए मेरे को करनी नहीं थी वो होटल में। तो मेरे को प्रॉपर एक जापानीज फर्म में घुसना था, इसलिए मैंने उसमें करा। होटल वगैरह के अंदर मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था। और कभी कभी बंदे ऐसे भी करते हैं, जैसे उनको नहीं मिल रही फर्म के अंदर, तो वो होटल में घुस जाते हैं कि भाई वीज़ा चाहिए, तो वीज़ा के लिए कुछ भी करेगा बंदा, है ना। तो ये चक्कर होता है, ऐसे ऐसे आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए कि भाई जापान में भी थोड़ा सा इसके उस पर काम होता है।
तो बस उसके लिए आपके लिंक होने चाहिए, उतने में आपकी जान पहचान होनी चाहिए। मतलब आपके जैसे कोई दोस्त करवा रहा है तो उसको बोल दो, अब वो करवा देगा। और हाँ, आपको बता दूं एक और चीज़, आप इतने पैसे दे भी रहे होगे ना तो भी आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। आप सोचोगे मैं 3 लाख दे रहा हूँ, 4 लाख दे के हो रहा है मेरे को, हक एंड गाइश लगवा रही है जो कंपनीज होती हैं, उसके बाद भी क्या फायदा, क्या करोगे यार इतना पैसा 3-4 लाख देके। अभी आपको पेंटर की जॉब मिल रही है, वेटर की जॉब मिल रही है, कॉम्बिनी में रेजी कर रहे हो, क्या फायदा। हमारी जो इंडियन कम्युनिटी की यहाँ पे भाई अच्छी जॉब्स के लिए फेमस है, जैसे कि आईटी हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, प्रॉपर जैपनीज कंपनी, बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर काम कर रहे हैं सब। तो भाई उसके अंदर मैं ये चाहूंगा कि हमारी कम्युनिटी का नाम हम यहाँ पे आके रोशन करें, कि हम ऐसे वैसा कोई ना करें। क्योंकि पता है कहीं आपको देखता है कोई जापान से पूछता है वो कहाँ से हो, तो भाई आप इंडो बोलो, इंडिया बोलो, तो भाई उसको भी लगे हाँ भाई इंडियन है भाई। किसी से पूछोगे ना आप इंडियन की क्या इमेज, भाई आईटी आईटी आईटी, सेल्स मार्केटिंग, ये सब इमेज है। कॉम्बिनी वॉम्बिनी में जो करते हैं भाई वो हमारी इंडियन कम्युनिटी बहुत ही, मैंने तो सुना नहीं जो कर रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली जो मेरे सुनने में आया, कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग करते भी होंगे, बट ज़्यादातर हमारा जो इंडियन कम्युनिटी का वो एक अच्छी जापानीज फॉर्म्स के अंदर ही घुसे हुए हैं सारे। तो यही मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो इंडियन कम्युनिटी वो आगे यहाँ पे आती भी है तो आगे अच्छे ही काम करे, है ना। तो और एक और तरीका होता है जो मैं आपको बताऊँ कि भाई जैसे टीआईटीपी और एसएसडब्ल्यू के जो प्रोग्राम होते हैं, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है। आई थिंक टीआईटीपी बंद हो गया, एसएसडब्ल्यू कोई ऐसा प्रोग्राम तो बंद हुआ है अभी रिसेंटली में, जो मेरे सुनने में आया था न्यूज़। इनमें क्या होता था कि टीआईटीपी का है ना प्रोग्राम है, वो ट्रेनिंग पे आपको बुलाते हैं 2-3 साल के लिए, और आपको वीज़ा दे देंगे 2-3 साल का, मतलब 1 साल का, फिर यहाँ पे रिन्यू होता है। उसमें काम क्या होते हैं, जैसे जो बूढ़े होते हैं उनकी सेवा करना, उनका जैसे किसी बूढ़े, कोई बुढ़ा अकेला रहा है, उसके पास कोई नहीं रहता, तो उसकी सेवा करो भाई। जैसे उसने टॉयलेट कर दिया, उसका टॉयलेट साफ करना, उसको बाथरूम लेके जाना, उसके खाना खिलाना, उसके साथ रहना, उसको सुलाना, सेवा करना। इनफैक्ट ये ज़्यादातर काम मतलब मैंने सुना है, मतलब अपना बहुत लोग कर रहे हैं, हमारी कंट्री से कम है पर दूसरी कंट्री से ज़्यादा, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे काफ़ी लोग करते हैं। और जैसे दूसरी कंट्री चाइना वगैरह से ही बहुत है, वियतनाम वगैरह से ही बहुत करते हैं, फिलीपीन बहुत हैं जो कर रहे हैं ऐसे। और अपना एसएसडब्ल्यू और एक और टीआईटीपी, 2 प्रोग्राम है, इसमें ये सब जॉब्स होती हैं। इसमें भी कोई मैकेनिक की हो गई, गाड़ी रिपेयरिंग की हो गई, रोड बनाने की हो गई। और लड़कियों का क्या होता है, लड़कियों में इनमें मिल जाती है होटल के फ्रंट डेस्क वगैरह पे, या होटल के अंदर मिल जाती है। पर हाँ, अगर आपको अच्छी जॉब मिल रही है इनके अंदर तो आप आ जाओ, वो आप कर सकते हो यहाँ पे आके, कि आपको अगर अच्छा ऑप्शन मिल रहा है इसके अंदर तो आप आके फिर फ्यूचर में अपने आप यहाँ पे आके जुगाड़ अपनी कर सकते हो। और अगर यही होता है टीआईटीपी एसएसडब्ल्यू, उसके लिए आपको इंडिया में एजेंट वगैरह के कांटेक्ट में आना पड़ेगा जो एसएसडब्ल्यू करवाते हैं, टीआईटीपी करवाते हैं। पर आप लोग इसमें बच के रहना, क्योंकि इसमें स्कैम भी बहुत होते हैं। जैसे आपसे 1 लाख 2 लाख ले लेगा, और ये फ्री होते हैं प्रोग्राम, ये कोई पेड नहीं है। एसएसडब्ल्यू टीआईटीपी गवर्नमेंट ऑलरेडी पे कर चुकी है, यहाँ की गवर्नमेंट को, इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में। अगर कोई आपसे इसके पैसे मांग रहा है तो भाई उससे पहले भैया राम राम करके अपना कल्टी हो जाना, वहां से भाग जाना। क्यों? क्योंकि वो स्कैम है। एसएसडब्ल्यू टीआईटीपी भले आपको भेज देंगे, पर वो आपसे पैसे ले रहा है, तो वो पैसे वो किसी को दे नहीं रहा, वो आपके पैसे अपने पेट में डालेगा, खाएगा वो उस पैसे को, ठीक है। तो ये स्कैम होते हैं बहुत, इसमें बड़े रखे हैं आजकल स्कैम। तो प्लीज इसमें आप थोड़ा सा मतलब बच के रहना, किसी को पैसे वगैरह मत देना टीआईटीपी एसएसडब्ल्यू, क्योंकि ये फ्री होता है। कोई मांग रहा है तो उसको फिर वो स्कैम है, वहां से आप भाग लेना, दूर हो जाना, ठीक है। और एजेंट को देखो तो बहुत सोच समझ के देख के ढूंढना, आजकल बहुत फंसने वाली चीजें बढ़ रही है मार्केट में। तो बस यही सब है, मैंने आपको बता दी कि आप कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं ना, होता है। और जान पहचान भी बहुत चलती है भाई जापान के अंदर, मतलब अगर आपकी फादर की जान पहचान है, आपकी कहीं जान पहचान, तो बहुत उससे आपको एडवांटेज मिलेगा। आई थिंक आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, और मैं ट्राई करूँगा कि आने वाली वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय।